18वें सवाल की ओर चलते हैं। यदि दो स्लिटों के बीच की दूरी दोगुनी तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दो स्लिटों के बीच की दूरी दोगुनी, स्लिटों के बीच की दूरी कहा जाता है स्मॉल डी को। अब दोगुनी कब होगी, जब पहले कुछ होगी तभी तो दोगुनी होगी। यानी मान लिया, वैसे स्मॉल डी को कहा जाता है, मान लिया D1 जो था वो D था, अब कितनी कर दी गई, दोगुनी कर दी गई, तो इसका मीन्स D2 जो हो जाएगा वो 2D हो जाएगा। तो जब कभी भी दोगुनी, तीन गुनी, आधी वाला सवाल आ जाए तो पहले कुछ मान लो। तो D1 को हमने स्मॉल d कह दिया तो D2 कितना हो जाएगा, 2D, दोगुनी मतलब 2D। तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी, स्लिटों से पर्दे की दूरी को कहा जाता है D। यदि D1 D है तो D2 कितना हो जाएगा, आधी कर दी जाए, आधी का मीन्स है D/2, आधी का मीन्स है बटे में 2 लगाना। तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन्स ये हमने इतनी कर दी दोगुनी, उसे आधी कर दी, तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी W1 यदि W हो तो W2 कितना हो जाएगा, ये कहना चाहता है ये। फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोगुनी तिगुनी करने के बाद, मतलब W1 यदि W है तो W2 क्या हो जाएगा। तो सूत्र सीधा सीधा, अलग से सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ये कब तक सूत्र याद होंगे, सब इसमें से ही बन जाते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का जिक्र होते ही कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब जिस चीज़ का जिक्र होता है उसे बन कह देते हैं और जिसका नहीं होता उसे ऐसे ही रहने देते हैं। एक तरीका, कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सूत्र बनाने का। तो W1 पहले कह देंगे, पहले बन लिख देते हैं, D की जगह D का जिक्र हुआ है ऐसे D1, लैम्डा का जिक्र सवाल में नहीं हुआ है तो लैम्डा को ऐसे ही रहने देंगे। स्मॉल d का जिक्र हुआ है तो इसे स्मॉल D1 कह देंगे। ये समीकरण नंबर 1 आ जाती है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से ही सब कुछ बन जाए। अब सपोज करो यहाँ लैम्डा का भी जिक्र हो जाता, कहता लैम्डा को दुगना कर दिया जाए तो λ1 लैम्डा, λ2 2 लैम्डा, तो लैम्डा को भी λ1 कह दिया जाता। या खाली कैपिटल D का जिक्र होता, सपोज करो ये नहीं होता कुछ भी, और कहता यदि स्लिटों से पर्दे की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्लिटों से पर्दे की दूरी आधी कर दी जाए तो D1 D कह देते और D2 2D D/2 कह देते, फिर स्मॉल D1 को भी D ही रहने देते। तो जिस चीज़ का जिक्र होता है, जिस चीज़ का जिक्र होता है उस चीज़ को बन कर दिया जाता, बाकी ऐसे रहने देते हैं। अब W2 बराबर ऐसे ही W2, D की जगह D2 लैम्डा अपॉन स्मॉल D2। समीकरण नंबर ये 2 आ गई। हमेशा समीकरण 2 बटा समीकरण 1 कर देते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं, एक तरीका होना चाहिए तो सवाल आराम से लग जाता है। समीकरण 2 बटा समीकरण 1। अब समीकरण 2 कितनी है, W2 अपॉन समीकरण 1 कितनी है, W1 बराबर D2 लैम्डा अपॉन D2 बटा समीकरण 2 वाला इधर का हिस्सा लिख दिया और बटा समीकरण 1 का इधर का हिस्सा D1 लैम्डा अपॉन स्मॉल D1। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, अब पहला चौथा ऊपर, दूसरा तीसरा नीचे, यानी W2 अपॉन W1 बराबर पहला D2 और चौथा कितना है, स्मॉल D1 बटा दूसरा तीसरा ये वाला कैपिटल D1 और स्मॉल D2। अब जगह पर मान रख देंगे, W2 अपॉन W1 कितना माना हमने, W माना है बराबर D2 कितना है, D2 कैपिटल D2 है D/2, तो D/2। स्मॉल D1 कितना है, स्मॉल D1 है D बटा ओरिजिनल बटा ये वाला है D1 कितना है D, स्मॉल D2 कितना है, स्मॉल D2 है 2D। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक, जैसे इसके नीचे तो 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो पहला चौथा ऊपर, पहला ये चौथा ये दोनों ऊपर रहेंगे, दूसरा तीसरा ये दोनों नीचे रहेंगे। या फिर ओरिजिनल बटे कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला 2 नीचे को आएगा, यानी कितना हो जाएगा, W2 अपॉन W बराबर कैपिटल D स्मॉल d अपॉन इनकी गुणा 2 दूनी 4 कैपिटल D स्मॉल d। तो ये कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, W की उधर गुणा हो जाएगी, तो W2 बराबर W/4 हो जाएगा, W की उधर गुणा होगा। यानी अतः फ्रिंज चौड़ाई 1/4 रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। यही तो कह रहा है फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो गई, 1/4 रह जाएगी। इसी तरह के अगले सवाल की ओर चलते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 4 गुनी, इसका मीन्स यदि D1 D है
तो d2 जो होगा, क्योंकि स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d को कहा जाता है, स्मॉल d2 जो होगा वो 4d होगा, 4d। फिर आगे, तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी आधी कर दी जाए। स्लिटों से पर्दे की दूरी यानी d1 यदि d है तो d2 को कितना कर दिया जाए, आधी, यानी d/2 कर दिया जाए। पर्दे की दूरी कैपिटल D। तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितनी हो जाएगी, मीन्स W1 यदि W था तो W2 कितना हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे पिछला सवाल हुआ है, बिल्कुल सेम सवाल ऐसे ही होगा। सूत्र लगा दिया जाएगा W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। W1 D1 कर देंगे, समीकरण नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार W2 बराबर कितना कर दिया जाएगा, D2 लैम्डा अपॉन स्मॉल d2, समीकरण नंबर ये 2 आ गई। फिर क्या करा जाएगा, समीकरण 2 बटा समीकरण 1, समीकरण 2 बटा समीकरण 1, समीकरण 2 बटा समीकरण 1। समीकरण 2 कितनी है, W2 अपॉन समीकरण 1 है W1 बराबर D2 लैम्डा अपॉन स्मॉल d2 बटा D1 लैम्डा अपॉन स्मॉल d1। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, इस साइड कर लेते हैं। अब W2 बटा W1 बराबर, चौथा वाला ऊपर आ जाएगा, यानी D2 और D1 अपॉन, ये दोनों नीचे रह जाएंगे, स्मॉल कैपिटल D1 और स्मॉल d2। तो W2 बटा W1 है W बराबर D2 कितना माना है, D2 माना है D/2, तो ये हो गया D/2, और इंटू स्मॉल d1 कितना है, स्मॉल d1 है D बटा कैपिटल D1 कितना है, कैपिटल D1 है D, और गुणा स्मॉल d2 कितना है, स्मॉल d2 है 4D। अब ये W2 बटा W बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल D स्मॉल d बटा 2 चौक 8 और कैपिटल D स्मॉल d, ये कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, यानी W2 बराबर कितना हो गया, W बटा 8। यानी अतः फ्रिंज चौड़ाई 1/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/8, क्योंकि ये बट्टे में 8 आ रहा है, यानी 1/8 हो जाएगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब प्रकाश के व्यतिकरण चैप्टर का ये आखिरी सवाल है, 20वां सवाल। फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, आप देखना अनफोल्ड में आपको मिलेगा ये काफ़ी बार। समान आवृत्ति की 2 तरंगें जिनकी तीव्रताएं, तीव्रता कहा जाता है I को, तो I1 बराबर कितना है, पहला वाला I1 कह देते हैं I0, और दूसरा वाला I2 कह देते हैं I2 बराबर 9I0। फिर क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता I को कहा जाता है I बराबर 7I0, तो उस बिंदु पर कलांतर ज्ञात कीजिए। कलांतर फाई को कहा जाता है, फाई हमें ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट सूत्र होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 इंटू कॉस फाई, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये बिल्कुल। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, I की जगह पर 7I0 बराबर I1 कितना है, I1 है I0 प्लस I2 कितना है, I2 है 9I0 प्लस 2 √I1 कितना है I0 इंटू I2 कितना है 9I0 और cos फाई कितना हो जाएगा, फिर ये 7I0 बराबर I0 9I0 जोड़ा जाएगा तो 10I0 हो जाएगा, प्लस ये कितने हैं 2 √ में 9I0 स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि I0 एक बार ये है एक बार ये है, I0 स्क्वायर हो गया 9 ये, और cos फाई, इसे इधर को उठा के लाया जाएगा 7I0, इधर को आकर ये माइनस का 10I0 बराबर 2 गुणा, ये इधर को आकर माइनस का हो गया, उसे ऐसे रहने दिया 2, कोई सा निशानी गुणा का। अब इसका वर्गमूल लिया जाएगा, 9 का हो जाएगा 3, और ये I0 स्क्वायर, वर्गमूल जब लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, खाली I0 बचेगा इंटू cos फाई। इस अब कितना हो जाएगा, ये बचा 3I0 बराबर 3 दूनी 6I0, माइनस का बचेगा ये, क्योंकि 7I0 प्लस का है, 10I0 माइनस का है, माइनस का ज़्यादा है तो इसलिए माइनस का 3I0 बराबर 2 3 6I0 cos फाई। हमें फाई का मान याद करना है, इसलिए 6I0 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, इस साइड कर लेते हैं। अब माइनस का 3I0 अपॉन 6I0 बराबर माइनस का 3I0 अपॉन 6I0 बराबर कितना, cos फाई। cos फाई I0 से I0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो
तो cos फाई बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का 1/2। यहाँ पर cos है तो इस साइड देखा जाएगा ये कौन से cos का मान होता है, तो 1/2 माइनस cos माइनस दूसरे चतुर्थांश में रहता है, दूसरे चतुर्थांश की फुल वैल्यू 180 होती है और इसकी पॉजिटिव वैल्यू घटा दी जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू होती है 60, तो 180 में से 60 जाएंगे तो 120 बचेंगे, यानी ये cos 120 का मान हो जाएगा। तो cos से cos खल्लास कितना बचा, फाई बराबर 120 डिग्री, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं और आप लोग लगातार बने रहिए, अच्छे लेवल के सवाल चल रहे हैं, आपको ज़रूर ही ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे।